हे गाइस, वेलकम बैक टू द खौफ स्टेशन। गाइस, अभी कुछ दिनों पहले मैं रात में बैठकर वैसे ही इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था कि तभी मुझे ये स्टोरी मिली जो कि एक राहुल नाम के लड़के ने शेयर की हुई थी और लिटरली इसे पढ़ते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। गाइस, आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई घर सालों से बंद पड़ा रहता है तो वहाँ की जो वाइब है वो ना जाने अपने आप बहुत भारी और डरावनी सी हो जाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खाली घरों के अंदर कोई नहीं रहता, पर गाइस मैं आपको बता दूं कि हर खाली घर खाली नहीं होता। कभी कभी उस जगह पर कुछ ऐसा बस चुका होता है जिसको इंसानों की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। राहुल और उसका छोटा भाई समीर, ये दोनों दिल्ली में रहते थे और वहां पर ये लोग फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते थे। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि वीडियो एडिटिंग का काम वाकई में कितना हेक्टिक होता है कि ये दोनों दिन रात सिर्फ स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं। कि इस थकान भरी और इस शोर शराबे वाली जिंदगी से एक ब्रेक लेने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ महीनों के लिए किसी शांत जगह पर जाकर ये अपना वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे। कि सर्दियों का टाइम था और इन दोनों भाइयों ने डलहौजी में 1 महीने शिफ्ट होने का प्लान बना लिया और शांति की तलाश में उन्होंने डलहौजी के मेन टूरिस्ट एरिया में रहने के बजाय एक ऐसा घर रेंट पर ले लिया जो बिल्कुल एक आउटर इलाके में था। एक ऐसा इलाका जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और उन पहाड़ों के सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ घर बने हुए थे और उन दोनों के साथ उनका पालतू डॉग मैक्स भी वहां पर गया था। जिस घर में वो शिफ्ट हुए थे वो अंदर से काफी कॉजी और आरामदायक था, लेकिन उस घर की बालकनी के ठीक सामने से एक मकान दिखता था। वो मकान देखने में ऐसा लगता था जैसे उस घर में सालों से कोई रहने के लिए आया ही नहीं हो और उस मकान की खिड़कियों के कुछ शीशे टूटे हुए भी थे। साथ ही साथ उस मकान की कुछ दीवारों पर काई भी जमी हुई थी। दिन के उजाले में भी उस मकान के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और एक भयानक सा कालापन महसूस होता था। शुरुआती कुछ दिन बिल्कुल बढ़िया थे कि दोनों भाई अपने हेक्टिक रूटीन के साथ पूरी रात जाकर काम करते और दिन के टाइम में सोते। लेकिन गाइस, शिफ्ट होने के करीब 6 से 7 दिनों के बाद उस पहाड़ी सन्नाटे में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। कि एक रात करीब 2:30 बज रहे थे। राहुल सिस्टम पर बैठकर एक प्रोजेक्ट को रेंडर कर रहा था कि तभी उसने नोटिस किया कि जो उनका पालतू डॉग मैक्स है वो अपनी जगह से उठा और उनकी बालकनी के मेन गेट के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। गाइस, मैक्स जो है वो भौंक नहीं रहा था, बस गेट की तरफ एकटक देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में घुर्रा रहा था। गाइस, जो कुत्ते होते हैं वो ऐसे तभी घुर्राते हैं जब उन्हें कोई बड़ा खतरा या कोई नेगेटिविटी महसूस हो रही होती है। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दरवाजे के उस पार कोई खड़ा है। राहुल को लगा कि शायद पहाड़ी इलाका है तो बाहर कोई जंगली जानवर होगा और यही सोचकर उसने मैक्स को वापस बुलाया और उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन गाइस, अब ये चीज उनके साथ डेली होने लग गई थी कि रात के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच मैक्स बालकनी के गेट की तरफ जाता और बाहर देखकर घुर्राने लगता, मानो रोजाना उसको बालकनी के गेट के उस पार कोई नजर आता हो। कि कुछ दिनों बाद ये चीजें सिर्फ घुर्राने तक ही सीमित नहीं रही कि एक रात जब मैक्स उस बालकनी के गेट के पास खड़ा होकर घुर्रा रहा था कि तभी उस सन्नाटे में से एक आवाज आई जैसे किसी ने दरवाजा नॉक किया हो। रात के करीब 3 बज रहे थे। एक सुनसान पहाड़ी इलाका जहाँ पर इंसान दूर दूर बसे हों और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तो ऐसे में भला कौन उनका दरवाजा नॉक करेगा। राहुल और समीर की लिटरली हालत खराब हो गई थी। उन्होंने चुपचाप खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की तो बाहर कोई नहीं था। बिल्कुल खाली रास्ता था और बाहर किसी का कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन गाइस, ये सिलसिला कई रातों तक लगातार चला। अब सिर्फ गेट के पास खड़े होकर मैक्स घुर्राता नहीं था कि 2:30 से 3 बजे के बीच में कभी कभी गेट के बजने की भी आवाज आती थी। गाइस, उन दोनों भाइयों ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया और सोचा कि ये सब कुछ शायद उनका दिमागी वहम है। इस सुनसान इलाके में आखिर कौन गेट बजाएगा, और उन्होंने अपने काम पर फोकस किया। लेकिन फिर एक रात जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि ये सब कुछ उनका वहम नहीं है। कि रात में काम करते करते समीर थोड़ा थक गया था तो वो थोड़ी देर एक फ्रेश हवा लेने के लिए अपनी बालकनी में गया तो बाहर एकदम सन्नाटा था। कि तभी उस सन्नाटे में उसको एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज उस सामने वाले खाली मकान की छत से आ रही थी। गाइस, सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी, जैसे कोई छोटा बच्चा उस छत पर दौड़ भाग कर रहा हो और हंस रहा हो और अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ाने की कोशिश कर रहा हो। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत भागकर राहुल को बुलाया और उन दोनों भाइयों ने जब बालकनी में छुपकर उस बंद मकान की छत को ध्यान से देखा तो रात के 3 बजे इस सुनसान बंद पड़े घर की छत पर एक छोटा बच्चा हंसते हुए दौड़ रहा था।
तो गाइज ये दोनों भाई उसे देखकर थोड़ा डर गए और वापस अपने रूम में आकर सिर्फ यही सोचते रहे कि इतनी रात इस सुनसान इलाके में, इस बंद पड़े हुए मकान में वो किसका बच्चा था। कि उस दिन के बाद उन दोनों भाइयों ने रात के टाइम बालकनी में जाना बंद कर दिया और दोनों ने इन सारी चीजों को अपने दिमाग से हटाते हुए अपने काम पर फोकस करने की कोशिश की। कि 4-5 दिनों बाद उस खाली पड़े हुए मकान के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई तो उनको पता चला कि एक कॉलेज का लड़का उस घर में रेंट पर रहने के लिए आया है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि जिस दिन वो लड़का उस घर के अंदर शिफ्ट हुआ वो सारी चीजें एकदम से बिल्कुल रुक गई। मैक्स ने रात में गेट से घुर्राना बंद कर दिया, दरवाजे पर होने वाली खटखट की आवाज रुक गई और सबसे बड़ी बात, सामने वाली छत से जो बच्चे के खेलने की और हंसने की आवाजें आती थी वो भी बंद हो गई थी। राहुल और समीर को लगा कि चलो जो कुछ भी था उस लड़के के वहां आने से वो सब कुछ खत्म हो गया और वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में सेटल होने लगे। लेकिन गाइज उन्हें ये नहीं पता था कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। वो बस एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि वो कॉलेज का लड़का वीकेंड्स पर अपने होम टाउन चला जाता था। कि एक शुक्रवार की शाम वो लड़का उस घर को लॉक कर कर वहां से चला गया और अब वो घर 2 दिन के लिए बिल्कुल खाली हो गया। कि उसी रात शुक्रवार को ही वही करीब 2:30 से 3 बजे के बीच समीर और राहुल अपना काम कर रहे थे कि अचानक मैक्स बालकनी के गेट के पास जाकर बहुत तेज रोने लगा। कि तुरंत ही समीर और राहुल उस गेट के पास आ गए कि दोनों के बाहर का नजारा देखकर पसीने छूट गए। कि सामने वाले बंद पड़े मकान के दरवाजे को कोई अंदर से खटखटा रहा था, जबकि उस गेट के बाहर तो शाम को वो लड़का ताला लगा कर गया था। तो फिर अंदर कौन था? गाइस गेट बजने की आवाज वाकई में बहुत तेज आ रही थी। कि उस भयानक रात वो दोनों भाई सो भी नहीं पाए। कि अगली सुबह जैसे ही उजाला हुआ वो दोनों भाई उस इलाके से थोड़ा सा दूर एक पुरानी चाय की टपरी पर गए, जहां पर वहां के कुछ लोकल लोग खड़े हुए थे। वहां पर उन दोनों भाइयों ने उन लोगों से उस बंद पड़े हुए मकान के बारे में पूछा और अपने साथ हुए उन सारे इंसिडेंट के बारे में उनको बताया। कि तभी वहां पर मौजूद एक शख्स ये बोला कि जो भी तुमने देखा वो तुम्हारा वहम नहीं था। कि उस घर में कुछ सालों पहले एक फैमिली रहती थी और उनका एक 6 साल का बच्चा था। कि एक शाम वो बच्चा हाइड एंड सीक यानी लुका छुपी खेलते हुए घर के बेसमेंट में चला गया और वहां पर एक बहुत भारी और एक बहुत पुराना संदूक रखा हुआ था और वो बच्चा छुपने के लिए उस संदूक के अंदर घुस गया और उसका ढक्कन बंद कर लिया। दुर्भाग्य की बात यह कि उस संदूक का लॉक बाहर से जाम हो गया। वो बच्चा अंदर ही चीखता रहा और उस संदूक के ढक्कन को पीटता रहा, लेकिन बेसमेंट में रखा होने की वजह से उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। परिवार वाले उसे पागलों की तरह ढूंढते रहे, किसी ने भी उस बंद संदूक को चेक नहीं किया। अगले दिन तक जब वो बच्चा कहीं भी नहीं मिला तो उस संदूक के लॉक को तोड़ते हुए उसे खोला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दम घुटने की वजह से उस छोटे से बच्चे की तड़प कर मौत हो गई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद राहुल और समीर को ये समझ आया कि वो बच्चा और वो एंटिटी आज भी वहां पर खेल रही है और जब भी कोई उस मकान में रहने के लिए आता है तो उस भटकती हुई आत्मा को ये लगता है कि कोई उसे ढूंढने के लिए आया है और इसीलिए शायद वो एंटिटी शांत होकर बिल्कुल चुप हो जाती है। लेकिन जिस दिन वो घर खाली होता है तब वो बच्चा वहां पर फिर से बाहर आता है। इस खौफनाक सच का पता चलने के बाद राहुल और समीर 2 दिन और उस डर के साये में वहां पर रुके और तीसरे दिन उन्होंने अपना सारा सेटअप और सारा सामान लेकर उसी शाम बस पकड़ी और वो हमेशा के लिए दिल्ली आ गए। गाइज अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रियलिस्टिक और खौफनाक स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।